नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ड्रीम चेज़र बीपीएससी पे। जैसा कि मेरा नाम आकाश चंद्रा है और मैं बीपीएससी परीक्षा का एस्पिरेंट हूँ और जो हमारी टीम जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड भी करती है। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज़ शुरू किए हैं। तो उस सीरीज़ में लगातार जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे ज्योग्राफी को जो एग्ज़ाम रिलेटेड होते हैं, वो हम लोग पूरी तरीके से कवर करवाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप और भूकंपीय तरंगे। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसका अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आपका निश्चित ही है कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप भूकंप क्या है? तो भूकंप की परिभाषा के बारे में अगर देखा जाए तो भूकंप का सीधा-सीधा मतलब ये है कि पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल को भूकंप कहते हैं। ठीक है? तो अब ये भूकंप और ये जो हलचल है, ये हलचल किसी कारण से होती होगी। तो ये हलचल होने का कारण क्या है या फिर हम कह सकते हैं कि भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, और भी कारण है, तो मुख्यतः हम लोग 3 कारण देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति। जब भी दोस्तों हम लोग को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 3 लेयर का बना हुआ है। आपका सबसे नीचे आपका कोर हो गया, उसके बाद फिर मेंटल हो गया, उसके बाद फिर आपका जो स्थलमंडल हो गया, ठीक है? तो मुख्यतः जो भूकंप होते हैं वो आपका स्थलमंडल में आते हैं। मुख्यतः भूकंप कहाँ आते हैं? स्थलमंडल में आते हैं। हिंदी में जिसको आप लिथो इंग्लिश में आपको लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा भूकंप लिथोस्फीयर में आते हैं। तो इनका कारण क्या है? तो भूकंप का कारण है पहला आपका जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति, ठीक है? पहला कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति। उसके अलावा नदियों पर जो हम लोग बाँध बना देते हैं, नदियों पर जो बाँध बना दिया जाता है, उसके वजह से भी भूकंप आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगला तीसरा कारण है हमारा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्लेट्स का आपस में टकराना, ठीक है? तो प्लेट्स के बारे में आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि जैसा कि आप सबको पता है कि तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी 7 बड़ी-बड़ी प्लेट्स से बनी हुई है, ठीक है? हमारी जो पृथ्वी है वो 7 बड़ी प्लेट से बनी हुई है। अगर मैं विश्व का नक्शा बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो 7 बड़ी प्लेट्स से बना हुआ है, ठीक है? इन प्लेट्सों में हम लोग देखते हैं कैसे, तो 7 बड़ी प्लेटों में सबसे बड़ा प्लेट ये आपका हमारा जो रिंग ऑफ पैसिफिक है इधर साइड, जो प्रशांत महासागर के पास है, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं, ठीक है? उसके अलावा फिर नाज़का प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट्स है, इंडियन प्लेट्स है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है 7 बड़ी-बड़ी प्लेट्स में टोटल 7 प्लेट्स में बटी हुई है, ठीक है? तो 7 प्लेट्स में बटी, तो यही यही प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं ना, यही प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं, ठीक है? यही प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो ये इस टक्कर की वजह से एक घर्षण पैदा होती है, ठीक है? ये इस टक्कर की वजह से क्या पैदा होती है? घर्षण पैदा होती है। तो ये घर्षण की वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस घर्षण की वजह से क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा, तो ये जो टक्कर होती है प्लेट्स की, और ये टक्कर प्लेट्स की जो होती है वो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो पृथ्वी मंड है वो इस तरीके से है, ठीक है? ये हमारा हो गया आपका कोर हो गया, ये हमारा आपका मेंटल हो गया, और ये हमारा जो होता है आपका स्थल मंडल हो गया, ठीक है? या फिर लिथोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे होता है क्या ना, तो ये मैप जो प्लेट्स है हमारी, तो प्लेट्स के हिलने का, ये हमारा प्लेट्स मान लिया, ठीक है? ये हमारा प्लेट्स है स्थलमंडल के, तो इनका प्लेट्स का हिलने का कारण क्या है? जो मैग्मा है हमारा, जो मैग्मा है जिसको हम लोग लावा भी बोलते हैं, ठीक है? जो मैग्मा है, मैग्मा हमारा अर्ध पिघला हुआ मैग्मा है, और इस मैग्मा के ऊपर ही हमारे जो प्लेट्स हैं वो तैर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं। तो जब ये मैग्मा में जैसे ज्वालामुखी वगैरह आते हैं तो ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में शेक करते हैं, ठीक है? आपस में शेक करते हैं और टकराते हैं,
और इसके वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसके कारण हमारा जो भूकंप आता है ऊपर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? ठीक, ओके। समझने के बाद हम लोग अब देखते हैं कि ये हम लोग समझ गए कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब तो ये ऊर्जा हम लोग देख लिए कि किस तरीके से वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सबसे मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? प्लेट्स में का आपस में टकराना। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि कुछ प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु जो भूकंप से संबंधित है वो हमारे जो एग्जाम्स है उसमें काम आएंगे। तो सबसे पहला देखते हैं कि भूकंप मापने, मानते किस माप, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। भूकंप मापने वाले जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ में एक पैमाना होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ के पैमाने को क्या कहा जाता है? उसको रिक्टर पैमाना कहा जाता है। सिस्मोग्राफ में मुख्यतः 3 पैमाने होते हैं। ठीक है, एक होता है रिक्टर पैमाना, तो आप नोट्स अगर लिखे तो लिख लीजिएगा रिक्टर पैमाना। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मर्केली पैमाना, मर्केली पैमाना। ठीक है, और तीसरा हमारा है रोसीफेरल स्केल। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रोसीफेरल स्केल। ठीक है, तो इसमें सबसे जो व्यवहारिक और जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो उसको रिक्टर पैमाना कहा जाता है। इसका जो मापांक होता है वो 1 से लेके 9 तक होता है। जैसे कहता है ना कि 5.6 रिक्टर का भूकंप आया है, 6.7 का आया है। ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा जो ये है वो है कि भूकंप की ऊर्जा पृथ्वी के अंदर बिंदु से निकलती है, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा स्थल मंडल है, ऊपर में स्थल मंडल है। यहाँ पे जो प्लेट्स यहाँ पे अंदर में टकराई, और यहाँ पे जो ऊर्जा का जो शुरुआत हुआ ना, यहाँ से ऊर्जा निकली। तो ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये कलर चेंज करके बताता हूँ। तो ये जो हमारा बिंदु हो गया, ये वाला, तो ये बिंदु हो, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? इस बिंदु को कहेंगे हाइपोसेंटर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर। ये काफ़ी कंफ्यूजन होता है हाइपोसेंटर और एपिसेंटर में, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि जिस बिंदु से ऊर्जा का आरंभ होता है उस बिंदु को हम लोग पृथ्वी का भूकंप का हाइपोसेंटर कहते हैं या उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है कि एपिसेंटर तो पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी के अंदर। हाइपोसेंटर वो पृथ्वी के अंदर के एक बिंदु को कहते हैं। जो एपिसेंटर हो गया कि पृथ्वी के धरातल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, उसको कहते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, समझ गए आप? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि देखिए, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ से जो पृथ्वी के भीतर जो भूकंप जो ऊर्जा निकलने का जो बिंदु है उसको कहते हैं हाइपोसेंटर। और धरातल पे जो बिंदु जो सीधा हाइपोसेंटर के ऊपर स्थित है, जहाँ पे भूकंप सबसे पहले महसूस होता है, वहाँ पे हम उसको कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, यानी कि अधिक केंद्र इसको कहते हैं। इतना समझ गए आप? चलिए, ताकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आगे देखते हैं कि भूकंपीय जो तरंगे हैं ना, जब भूकंप आती है तो भूकंप से जो अंदर में 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। ठीक है, जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से 3 तरह की तरंगे निकलती हैं। तो पहला जो हमारा तरंग है, उस तरंग को हम लोग कहते हैं पी तरंग, दूसरी तरंग को एस तरंग, और तीसरा जो तरंग होता है वो धरातलीय तरंग या एल तरंग कहते हैं। एल तरंग का पूरा नाम लव तरंग भी, लव रेज या जिसको कहते हैं। ठीक है, लव रेज भी कहा जाता है। तो हम इस तरीके से पी, एस और एल तरंगे, 3 तरह के तरंगे होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप जब आते हैं तो कितने प्रकार की तरंगे निकलती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कितने? 3 प्रकार की। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पी तरंग के बारे में चर्चा करते हैं। पी तरंग सबसे तेज तरंग होती है, वो सबसे पहले पहुंचती है धरातल पर, सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, ओके। इनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। अब भाई सबसे पहले
पहुंचेंगी तो इनको प्राथमिक तरंग, आप लॉजिकली थोड़ा याद करिए, अगर सबसे तेज है तो सबसे पहले पहुंचेंगी, और सबसे पहले पहुंचेंगी तो उनको क्या तरंग कहा जाएगा, प्राथमिक तरंग भी कहा जाएगा। ठीक है, और पी तरंग के बारे में हम देखते हैं। तो पी तरंग जो होता है ना, वो ठोस, गैस और लिक्विड यानी कि तरल, ये तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। ठीक है, जो भी हमारा जो पी तरंगे हैं वो ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। जैसे कि हमको पता है क्या, कि जो हमारा जो पृथ्वी है उसमें सबसे नीचे जो मेंटल वो हमारा द्रव है, और जो इनर कोर है वो हमारा ठोस है, फिर जो हमारा लिथोस्फीयर है वो भी ठोस है। तो ये पता कैसे चला वैज्ञानिकों की ये ठोस है, ये द्रव है, तो ये इन तरंगों के माध्यम से ही पता चल पाया। ठीक है, तो पी तरंगे हैं वो ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। इतना समझ गए आप लोग। उसके अलावा देखते हैं कि ये जो पी तरंगे होती है ना, इससे ना पी तरंगों से सबसे कम क्षति होती है। जो भूकंप आता है उसमें सबसे कम क्षति पी तरंग से ही होती है। ठीक है, पी तरंगे जो है वो ध्वनि, जिस तरीके से ध्वनि तरंगे होती है ना, जो साउंड वेव्स होते हैं, उन्हीं की तरह ये लोग भी क्या है, वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी तरंगे कैसी तरंगे हैं। ऑप्शन दे देगा आपका अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, तो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं, हम लोग एस तरंग की बात करते हैं। ठीक है, तो एस तरंग में सबसे पहला बिंदु हम लोग देख लेते हैं कि ये द्वितीयक तरंग है। ये द्वितीयक तरंग है, यानी कि पी तरंग के बाद पहुंचती है। पहले पी पहुंचेंगी, ठीक है, उसके बाद एस पहुंचती हैं, उसके बाद एल पहुंचती है। ये हमारा सीरियल है। ठीक है, तो पी पहले पहुंचती तो उनको प्राथमिक तरंगे कहा गया, एस दूसरे तो उनको द्वितीयक तरंगे कहा जा गया। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं एस तरंग क्या है, तो एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पी तरंगे अनुदैर्घ्य हैं, और ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस तरंग क्या है, तो एस तरंग है ना, वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है, केवल ठोस। आप की पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। तो एस तरंगे वो केवल ठोस से होकर गुजरती है। पिछली बार हमने देखा कि जो पी तरंगे हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन जो एस तरंगे हैं वो केवल और केवल ठोस जो पदार्थ है हमारा पृथ्वी के अंदर उससे गुजरती है। जो लिक्विड है, जो मैग्मा है वहां पे, उससे हमारा जो एस तरंग है वो पार नहीं कर पाता। ठीक है, इस एस तरंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो लेयर्स हैं तीनों, उनको उनका उनकी प्रकृति पता करने में एस तरंग का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल तरंग है। एल तरंग की बात करें तो एल तरंग की खोज एच डी लव ने की थी। इसी कारण इसको हम लोग लव तरंग भी कहा जाता है, लव वेव्स या लव तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एल तरंग में, एल तरंग जो है सबसे लेट पहुंचती है, सबसे पीछे पहुंचती है। इसके अलावा एल तरंगे क्या है, इसके अलावा अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, एल तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और हमारी जो एल तरंगे धरातलीय होती हैं वो सबसे विनाशकारी होती है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे विनाशकारी, सबसे ज़्यादा नुकसान किनसे होता है, तो एल तरंग से या फिर धरातलीय तरंग से होती है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा भूकंप के कारण सबसे ज़्यादा क्षति किस प्रकार की तरंग से होती है, तो सबसे ज़्यादा क्षति हम लोग क्या बताएंगे, धरातलीय तरंग से होती है। ठीक है, और एक फैक्ट आपको बता दें हम लोग कि जब भूकंप आता है, तो वायुमंडल में जो रेडॉन गैस है वो बढ़ जाता है।
ठीक है। कौन सी गैस बढ़ जाती है? रेडॉन। जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आने के पूर्व हमारे जो वायुमंडल उसमें रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आज? देखिए, पहले तो देख लिए भूकंप क्या है। ठीक है, भूकंप के कारण देख लिए। ठीक है, उसके अलावा भूकंप के जो प्रमुख बिंदु है जो एग्जाम से पूछते हैं, सिस्मोग्राफ क्या है, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, रिक्टर पैमाना, ये देख लिए। रिक्टर पैमाना कितने तरह के होते हैं वो देख लिए। ठीक है, अब जो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे जो है वो हम लोग देख लिए। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं, जो छाया क्षेत्र या फिर शैडो जोन जिसको कहते हैं ना, शैडो जोन, इंग्लिश में शैडो जोन, हिंदी में छाया क्षेत्र। तो छाया क्षेत्र सभी तरंग का अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पी तरंग छाया क्षेत्र देखते हैं। पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो देखते हैं। ठीक है, और वह क्षेत्र सीस्मोग्राफ, छाया क्षेत्र की माप कैसे हो जाती है? सीस्मोग्राफ पे, सीस्मोग्राफ पे। ठीक है, तो सीस्मोग्राफ का वह क्षेत्र जहां से, सीस्मोग्राफ का वह क्षेत्र जहां पे हमारी जो तरंग है वो मापक जो रिक्टर स्केल हमारा होता है उस पर नहीं आ पाती है। ठीक है, डिग्री विशेष कोण पे हमारा जो पी तरंग है या एस तरंग है उनका मापक या उनका पाठ्यांक नहीं बता पाती है। तो जितने दूरी तक, जितने डिग्री तक जो हमारा रिक्टर स्केल है वो मापांक नहीं बता पाता है, उस क्षेत्र को तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कि उस क्षेत्र में जो भी तरंग है वो नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो छाया क्षेत्र होता है, विभिन्न तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पी तरंग का छाया क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो पी तरंग का छाया क्षेत्र देखेंगे, इसमें क्या होता है देखिए। तो ये हमारा अधिकेंद्र हो गया। ठीक है, जो सिस्मोग्राफ पे जो अधिकेंद्र मापांक होता है, तो अधिकेंद्र से ही सारी चीजें मापी जाती है। तो अधिकेंद्र से 105 डिग्री सभी दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी दिशाओं में हमारा जो एस तरंग और पी तरंग, सभी प्रकार की तरंगों को निरूपित करती है जो सिस्मोग्राफ है। लेकिन 105 से 145 के बीच जो हमारा जो सिस्मोग्राफ है वो पी तरंग और एस तरंग को नहीं निरूपित कर पाती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, 105 से 145 तक पी और एस का को नहीं निरूपित कर पाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्षेत्र होता है 105 से 145, ये पी तरंग का छाया क्षेत्र है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पी तरंग का छाया क्षेत्र कौन सा है, तो 105 डिग्री से 145। ठीक है, ठीक है, ये जो 105 से 145 ये पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं एस तरंग का छाया क्षेत्र। एस तरंग में होता है क्या कि 105, ठीक है, 105 से लेके 145 तक, ठीक है, पी और एस दोनों है। लेकिन 105 से इसमें इसमें हम लोग देखते हैं कि 105 से 145, जो 105 है 105 से 145 तक तो हम लोग देख लिए कि पी और एस दोनों तरंग नहीं प्राप्त हो जाती है। लेकिन 145 के बाद से केवल पी तरंगे प्राप्त होती है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पी तरंगे 145 डिग्री के बाद प्राप्त होती है या नहीं। आपका कथन और स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारा ये सब पूछ सकता है कि 105 से 145 पी और एस दोनों के लिए छाया क्षेत्र है। उसके बाद हो जाएगा 145 के परे पी तरंगे प्राप्त होती हैं या नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पी तरंगे 145 के पार प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छाया क्षेत्र। तो इसके अलावा आज हम लोग बस इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।